हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। इससे पहले हम अपने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं हमने। हमारा फर्स्ट चैप्टर था मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, और जो हमारा सेकंड चैप्टर था फ्रेंड्स वो था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें हमने टर्म्स देखी थी कि कौन कौन सी टर्म्स यूज होती है अकाउंटिंग में, मोस्टली इंपॉर्टेंट टर्म्स, उसका मीनिंग क्या होता है, ये सारा कुछ हमने देखा था अपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो हमारे 1 to 5 तो लेक्चर रहेंगे फ्रेंड्स थ्योरी के। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन है सारा अकाउंट्स का। इन्हीं 5 चैप्टर में फ्रेंड्स आपको एग्जाम में 15 to 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो मैं आपकी प्रैक्टिस तो अच्छे से करवा दूंगा इन 5 चैप्टर्स की। तो आज हम जो है अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर देखते हैं कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो देखते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, फिर साथ साथ आपको मीनिंग बताता जाऊंगा। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, सबसे पहले वो क्या बोल रहा है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ये क्या बोल रहा है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस डेवलप over a period of time to bring uniformity and consistency to the process of accounting in order to enhance its utility to various users of accounting information. Theory base of accounting, theory base of accounting क्या है, इसमें सारे के प्रिंसिपल आते हैं, हमारे कंसेप्ट इंक्लूड होते हैं, कन्वेंशंस। प्रिंसिपल क्या है, किन किन प्रिंसिपल हमारी अकाउंटिंग बेस्ड है, वो सारे हम कंसेप्ट कौन कौन से यूज करते हैं। कोई भी मान लो बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड करना है, उसको रिकॉर्ड करने का प्रिंसिपल क्या है। अगर मान लो हम मनी में सारी टर्म्स यूज करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग में सारी टर्म्स किस में यूज करते हैं, मनी टर्म में, मनी की टर्म में, वो कौन सा प्रिंसिपल है, हमारे कंसेप्ट कौन कौन से लगते हैं, ये सारा कुछ क्या किस में आता है, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग है। In addition, accounting standards issued by ICAI also constitute the theory base of accounting. बिल्कुल, in addition ICAI के अलावा और क्या, also constitute the theory base of accounting, theory base of accounting भी होते हैं। अब आ गया अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग, हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है। Unlike in the past, when accounting statements were largely needed by the proprietor, these days the accounting statements are needed by the various parties who have vested interest in the business, namely proprietor, investors, creditors, government and many others. पहले क्या होता था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोप्राइटर को चाहिए होती थी, पर आज के दिन में क्या होता है, मॉडर्न जो हमारा टाइम चल रहा है उसमें जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट है हर एक पार्टी को चाहिए जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है। वो पार्टी कौन कौन सी होती है, अपना प्रोप्राइटर हो गया, इन्वेस्टर्स जिन्होंने अपने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में, हमारे क्रेडिटर्स हो गए जो हमें क्रेडिट पे सेल्स करते हैं, या फिर गवर्नमेंट होगी, और काफी और अदर पार्टीज भी होती है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू द वेरियस पार्टी। जो हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है वो क्या डिस्क्लोज करती है, प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस की डिस्क्लोज करती है वेरियस पार्टी को, इसकी सॉल्वेंसी बताती है बिजनेस की कि क्या हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है भी नहीं है। तभी तो जो है इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। अगर मान लो हमारी अगर बिजनेस की सॉल्वेंट ही नहीं है डेट पे करने में, तो जो हमारे इन्वेस्टर्स होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे नहीं। अगर अच्छा प्रॉफिट ही नहीं कमा के दे रहा बिजनेस तो भी नहीं करेंगे। तो क्रेडिटर को भी होगा कि हमारे कल को हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जो हमने इनको क्रेडिट सेल की है, तो उनको एक डर सा लगा रहता है अगर ये सारी चीजें अच्छी ना होगी। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट सच स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड
अकॉर्डिंग टू सम स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड सेट रूल। इसलिए क्या होता है कि ये जो हम स्टेटमेंट बनाते हैं कुछ अपने स्टैंडर्ड्स को या फिर रूल्स को फॉलो करके बनाते हैं। ये जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी, सोल्वेंसी रेशियो वगैरह होगी, कुछ स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं कि हाँ इसके अकॉर्डिंग हमने बनानी है, इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो उन सभी रूल्स को क्या बोलते हैं? जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। These principles have generally accepted by accountants all over the world as general guideline for preparing the accounting statement। ये प्रिंसिपल फ्रेंड्स क्या होते हैं कि जर्नल एक्सेप्टेड होते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है? एक्सेप्टेड है। इनको बेस लेकर ही जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, इनको बेस लेकर ही जो सारे अकाउंटेंट अपनी बुक्स में एंट्री करते हैं और जो है अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमारी जो एक कंसिस्टेंसी बनी रहे। These principles have developed over a course of period from usage, reason, common experience, historically precedent, statement of individual professional bodies, regulations of government agency। जो ये हमारे प्रिंसिपल फ्रेंड्स डेवलप हुए हैं, ये नंबर ऑफ ईयर में हुए हैं। किसके बेस पे? हमारी यूजेज के बेस में। क्या क्या रीजन थे इसको डेवलप करने के? हमारा कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? जब हमने इन प्रिंसिपल को यूज किया, हमारा एक्सपीरियंस क्या है? वो रिजल्ट क्या निकल के आया हमारी अकाउंटिंग स्टेटमेंट का? स्टेटमेंट ऑफ इंडिविजुअल प्रोफेशनल बॉडीज, इन सभी के बेस पे होते हैं ये हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब आ गया नीड, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे फीचर्स क्या होते हैं? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस तरह के होते हैं हमारे? ये क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल। ये यूनिफॉर्म होते हैं, ये चेंज नहीं होते रहते। हाँ, एक बिजनेस के लिए कोई और रूल है, दूसरे बिजनेस के लिए कोई और रूल है, नहीं, ये यूनिफॉर्म होते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल और गाइडलाइंस डेवलप टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ये यूनिफॉर्म होते हैं ताकि हमें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इजी से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है मैन मेड है, हमने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसको टाइम के साथ साथ डेवलप किया हुआ है। दे आर नॉट लेबोरेटरी टेस्टेड, ये लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं किए गए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और फ्लेक्सिबल। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। हम टाइम के अकॉर्डिंग इसको डेवलप करते रहते हैं। कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम जो है डिलीट कर देंगे, कुछ और नए इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने टाइम के अकॉर्डिंग सारे। These are bound to change with the passage of time in response to the changes in the business practice, government policy and need of the user of the accounting information। जैसे जैसे हमारा बिजनेस चेंज होता रहेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती रहेगी, या फिर जो हमारे यूजर्स हैं उनको जो है चेंजेस आएंगे उनमें, यानी कि हमारा यूजर क्या चाहता है, हम उसके अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज करते रहते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं? आर बेसिस एंड गाइडलाइन फॉर अकाउंटिंग एंड आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या? एक बेस है, गाइडलाइंस है अकाउंटिंग के लिए। इसी के बेसिस पे ही जो है हम सारे के सारे अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं जो बिजनेस के। किस पे बेस्ड होते हैं? हमारी अकाउंटिंग प्रिंसिपल पे। फ्रेंड्स, आप लोग ना आगे जब हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या फिर बैलेंस शीट करेंगे, जो हमारा फ्रेंड्स स्टॉक होता है वहां पे क्या होता है? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लेस, वो हम यूज करते हैं। वो किसके कारण होता है? वो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के कारण होता है। जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करते हैं बुक्स में रिकॉर्ड, या फिर हम डेप्रिसिएशन के मेथड कौन सा लगाना है, वो भी हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही बताता है हमें। जो हमारी पीरियड कौन कौन सा होगा, अकाउंटिंग पीरियड, वो भी कहां से पता चलता है हमें? अकाउंटिंग प्रिंसिपल से। ये सारा कुछ कहां लिखा गया है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, जो हर एक बिजनेस को फॉलो करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, द जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। पहला क्या है हमारा? जो जर्नल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, रेलिवेंस। हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होना चाहिए वो रेलिवेंस होना चाहिए।
रेलिवेंस कैसे? ए प्रिंसिपल इफ रेलिवेंट इफ इट रिजल्ट इन इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू द यूजर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर ये यूजर को यानी कि हमारे इन्वेस्टर्स को, हमारे क्रेडिटर को, कोई या फिर गवर्नमेंट को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, रेलिवेंस है, नहीं तो इसका कोई फायदा नहीं अकाउंटिंग जो हमारे प्रिंसिपल का। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है फ्रेंड्स वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। वो किसी की पर्सनल बायस या जजमेंट पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा जो मन किया मैंने उसी तरह बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर दी। नहीं, पर्सनल बायस तो कोई भी नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल जब हम इंप्लीमेंट करते हैं। वो कैसे? अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिविटी आल्सो इंप्लाइज verifiability, which means that there is some way of finding out the truth, fullness or correctness of the information reported. अगर मान लो हम कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई हमारा क्या है, एक एविडेंस होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर सके। जैसे यहां पे मैं आपको बताता हूं, सपोज हमने कोई सेल की, हमने सेल की 1 लाख की। अब इस सेल के पीछे फ्रेंड्स कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ मेरी मर्जी होगी मैंने बुक्स में 1 लाख की सेल रिकॉर्ड कर दी, या फिर मेरी मर्जी हुई मैंने बुक्स में क्या कर दी 50,000 की सेल रिकॉर्ड कर दी। नहीं, ये गलत है। हमारी जो सेल है उसके पीछे कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए उसका, जो कि हमारे होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, इन सोर्स डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, अपने वाउचर प्रिपेयर करते हैं। हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? जैसे हमारी कैश मीमो होगी, या फिर जो इनवॉइस हो गए, बिल हो गए, बिल के बाद हमारी रिसीट्स होगी, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, पे इन स्लिप्स, चेक, ये सारे हमारे क्या है, सोर्स डॉक्यूमेंट है, जिससे हमें उस ट्रांजैक्शन का एक्चुअल में पता चलता है कि वाकई ही सच में वो हमारी ट्रांजैक्शन हुई है। और क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमें वो शो करती है। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस तरह से होने चाहिए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। अ प्रिंसिपल इज फ्लेक्सिबल इफ इट कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट। हमारा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उसका ये नहीं होना चाहिए इतनी कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, कॉम्प्लेक्स समझने में हमें दिक्कत हो जाए। एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को अकाउंटिंग प्रिंसिपल इजी से समझ ही ना आ पाए, या उसके लिए क्या हो जाए, उसको इंप्लीमेंट करना ही उसके लिए कॉस्ट बढ़ जाए उसकी। नहीं, इसी तरह जो हमारा ये भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल बिजनेस में नहीं चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारे 3 जो है क्राइटेरिया होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो हमारा डिपेंड हाउ वेल इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। हमारा प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है किसी सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, इन 3 प्रिंसिपल पर डिपेंड करता है वो। नेक्स्ट, नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हमें जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों पड़ी? In order to make the accounting information meaningful to the external and internal users, it is significant that such information is reliable as well as comparable. एक तो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, दूसरा हम कंपेयर कर सके इसको। The comparability of information is required to see how a firm has performed as compared to the other firm and how it has performed as compared to the previous year. कि हमारी फर्म ने खुद अपने पिछले साल से कितना बेटर परफॉर्म किया उसका पता चल सके, या फिर हमारी फर्म और किसी दूसरी फर्म का दोनों का हम कंपैरिजन कर सके। दिस बिकम पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल होगा? इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन सम सेट ऑफ रूल नोन एज पॉलिसी, प्रिंसिपल, कन्वेंशंस। ये फ्रेंड्स तभी जो पॉसिबल होगा अगर जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट
किस पे बेस्ड होंगे, किसी पॉलिसी पे या प्रिंसिपल पे या फिर कन्वेंशन पे। अगर मान लो हर एक बिजनेस अपने अलग अलग जो है सेपरेट सेपरेट अपने कोई रूल और फॉलो कर रहा है, कोई प्रिंसिपल कोई बिजनेस और फॉलो कर रहा है, अपने कन्वेंशंस और फॉलो कर रहे हैं, उससे क्या होगा, उससे एक तो हम बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे, और फिर क्या होगा, बिजनेस अपने आप में भी नहीं कंपैरिजन कर पाएगा कि एक साल तो वो मान लो डेप्रिसिएशन का मेथड लगा रहा है स्ट्रेट लाइन, सेकेंड ईयर वो मेथड यूज कर रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस। ये हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। आगे हम जब डेप्रिसिएशन वाला मेथड करेंगे तब आपको और डिटेल से करवा दूंगा, यहां पर एक बार सिर्फ समझने के लिए। अगर मान लो बिजनेस खुद में ही एक कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो कर रहा है, तो कंपैरिजन कैसे होगा कि हमारे पिछले साल कितनी कॉस्ट थी, इस साल कितनी कॉस्ट है। तो हमें एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल को फॉलो करना पड़ता है, एक प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है फ्रेंड्स, एक पॉलिसी बनानी पड़ती है जिससे हम आपस में भी कंपैरिजन कर सके फर्म का और दूसरी फर्म के साथ भी कंपैरिजन कर सके। ये हमारे कब पॉसिबल होंगे, जब हम प्रॉपर रूल्स को फॉलो करेंगे। दीज रूल्स ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एनहांस इट यूटिलिटी टू डिफरेंट यूजर ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते कितने तरह के। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस, इसको हम अजम्पशन भी बोल देंगे, कन्वेंशंस भी, कंसेप्ट, डॉक्ट्राइन, पोस्टुलेट एक्सेट्रा, जो मर्जी बोल दो आप, जो आपको अच्छा लगता है। तो प्रिंसिपल आर क्लासिफाइड इनटू मेन टू कैटेगरी। जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में जो डिवाइड करते हैं, एक तो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हो गए और अजम्पशंस, एक हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशंस होगी। तो सबसे पहले तो देखते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस क्या क्या होती हैं। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल द पीपल एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, most of accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement। जो हमारे फ्रेंड्स अकाउंटेंट है वो नंबर ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं, नंबर ऑफ कंसेप्ट अजम्पशंस फॉलो करते हैं, ताकि जो है हर एक यूनिफॉर्मिटी सी आ सके जो हमारे बिजनेस वर्ल्ड में। दीज कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। बिल्कुल ये हमारी फाउंडेशन जो है प्रोवाइड करती है अकाउंटिंग प्रोसेस में। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दीज बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन। ये हमारे एक बेसिक कंसेप्ट है, इसके बिना कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस जो है मैन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर कर सकता। ये एक फंडामेंटल्स जो है हमारे कंसेप्ट से, अकाउंटिंग कंसेप्ट या अजम्पशंस है, एक बेसिक से कंसेप्ट है। इनको अगर हम फॉलो करेंगे तो ही जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है एक एक्यूरेट रिजल्ट जो है अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकेगी। और जो फ्रेंड्स ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है ना, ये तो एक लॉजिक ही है कि एक सिंपल सा क्या होता है कि जैसे मान लो, चलो हम आगे बढ़ते हैं फिर आगे बताता हूं आपको। दीज कंसेप्ट गाइड हाउ ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। Following may be treated as basic concept or assumption. As per accounting standard issued by ICAI, there are three fundamental basic concept और assumption. हमारे तीन बेसिक फंडामेंटल है। इसकी assumption क्या है, ये तो सारे के सारे बिजनेस जो है एंटरप्रेन्योर इसको फॉलो करते हैं, ये हमारी assumption है। इन कंसेप्ट्स के बिना हमारा बिजनेस जो है नहीं एक्यूरेट नहीं चल पाएगा हमारा बिजनेस। कुछ को हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं, वो बिजनेस टू बिजनेस वेरी कर सकते हैं, पर जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशन है वो हम मानते हैं कि जो हमारा हर एक एंटरप्रेन्योर उनको फॉलो करेगा ही करेगा। फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अजम्पशन आर द अजम्पशन व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू बी फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिल्कुल जो फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं वो एक हम मानते हैं कि उसको हर एक बिजनेसमैन फॉलो करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे कौन कौन से जो अजम्पशंस और कंसेप्ट्स हैं
ये हमारे 11 है। ये सारे बिजनेस फॉलो करते हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है थ्योरी का क्वेश्चन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये आपको मैं बता दूंगा कि आपको थ्योरी का क्वेश्चन किस तरह से आएगा, पर आप लोग क्या करो, इस एक बार इन 11 के 11 कंसेप्ट और अजम्पशन को एक बार अच्छे से समझना कि ये हमारे कंसेप्ट या अजम्पशन कहते क्या हैं, जो हर एक बिजनेसमैन फॉलो करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर को करने के लिए। और हम एक जो आम इन्वेस्टर्स होता है या फिर क्रेडिटर होते हैं, वो भी यही सोचते हैं कि जो बिजनेस ने इसको बेस लेकर ही अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की होगी, इसके बिना तो वैसे भी नहीं बन पाएगी अगर ये 11 फंडामेंटल जो हमारे कंसेप्ट या अजम्पशन बिजनेस नहीं फॉलो करेगा। तो उसमें से फर्स्ट हमारी क्या अजम्पशन है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में फ्रेंड क्या होता है, हम मानते हैं कि बिजनेस हमारा लंबे समय तक चलेगा। लंबे समय तक कैसे पढ़ते हैं, एज पर दिस कंसेप्ट इट इज अज्यूम्ड दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं होगा, हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए होगा, लॉन्ग पीरियड के लिए होगा। The transaction are recorded in the books of business on the assumption that, जब भी हम कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, हम assumption क्या लेते हैं, हमारा बिजनेस क्या है, गोइंग कंसर्न है। It is continue enterprises. It is on this concept we record fixed asset at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value. इसी assumption के चलते ही हम जो है अपना फिक्स्ड एसेट जो हम परचेज करते हैं उसको बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है रिकॉर्ड करते हैं। आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे मशीनरी होगी, हमारे फिक्स्ड एसेट्स हो गए, उसको हम कहां किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। हम उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करते हैं, अपने गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के लिए। हम मानते हैं कि हमारा बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा और हम ईयर टू ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस को। फॉर एग्जांपल, इफ ए मशीनरी इज परचेज which would last say for 10 years, the cost of this machinery will be spread over to the next 10 years for calculating the net profit and loss each year. Because of this concept, going concern, the full cost of the machine would not be treated as an expense in the year of purchase itself. बिल्कुल, हम मान लो अगर कोई मशीनरी हमने 1 साल परचेज की 10 लाख की, हम उसी साल में नहीं सारा एक्सपेंस हम ट्रीट कर देते। हाँ, कि मान लो ये मैंने 2023 में 10 लाख की मशीन परचेज की, मैंने 2023 में इसको सारा एक्सपेंस ट्रीट कर लिया। नहीं, ये गलत है, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है लंबे समय तक चलेगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, इस कॉस्ट को जितनी देर तक मेरी मशीन जो है चलेगी उतने नंबर ऑफ ईयर्स में क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जैसे यहां पर क्या 10 साल, मेरी ये 10 लाख की मशीन 10 साल तक चलेगी, यानी कि हर एक साल मेरे को कॉस्ट कितनी फ्रेंड्स पड़ी, मेरे को हर एक साल कॉस्ट पड़ी 1 लाख की। तो मैं हर एक साल क्या करूंगा, इस 1 लाख को अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस करता रहूंगा। The market value of fixed asset is irrelevant and is not recorded in the balance sheet as these assets are not going to be sold in the near future. क्योंकि हमने ये सेल नहीं करने होते, इसलिए हम इसको मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते। Next, it is also because of going concern concept that outside parties enter into long-term contract with the enterprise, give loans and purchase the debentures and shares of the enterprises. क्योंकि हमारा जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, बिजनेस जो है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करता है, इसलिए जो पार्टी होती है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाती है हमारे पास। जैसे किसी ने हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप लोगों ने मेरे को 5 साल तक ये जो रॉ मटेरियल या फिर फिनिश प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। अब उसको थोड़ी ना पता है, अगर वो ये ट्रीट करेगा कि ये बिजनेस ही 1 साल तक चलेगा, वो तो फिर हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। वो क्या सोचे करते कि जो बिजनेस है वो गोइंग कंसर्न है,
ये चलता रहेगा लंबे टाइम तक। तो इसलिए क्या है, हमारे जो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इसी कंसेप्ट या इसी अजम्पशन के बेस पर हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पार्टीज के साथ। Another example of this concept is that prepaid expense which have no resaleable value are shown in the assets in the balance sheet because the benefit of such expense will be received in future। अब मान लो मैंने कोई प्रीपेड एक्सपेंस दे दिए, यानी कि एडवांस में पे कर दिए, तो मैं तो यही जो सोच के चलता हूं ना कि मेरा बिजनेस गोइंग कंसर्न है, मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अगर मान लो मैं कहूंगा कि मेरा बिजनेस ही 1 साल तक चलना है, फिर तो मैं कोई प्रीपेड एक्सपेंस ही पे कर पाऊंगा? नहीं। इसी अजम्पशन के बेस पर जो ये हमारे सारे होते हैं, जैसे किसी की पार्टी के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गया, या फिर हम जो है प्रीपेड एक्सपेंस पे करते हैं, या फिर क्या होता है जो हम कॉस्ट को अपनी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नंबर ऑफ ईयर में, सारा का सारा हमारा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के बेस पर ही होता है। नेक्स्ट हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। जो हमारी कंसिस्टेंसी अजम्पशन क्या कहती है, इसमें फ्रेंड्स बेसिकली क्या होता है कि हम एक कंसिस्टेंसी लेकर चलते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैंने प्रोविजन ऑफ बैड डेट्स रखा है 10%, मैं मानता हूं कि जो मेरे डेटर्स होंगे, अगर मान लो 1 लाख के 10% मेरे जो मैं प्रोविजन रख के चलता हूं कि मेरे बैड डेट्स होने के चांसेस हैं, यानी कि 10,000 की प्रोविजन मैं हर साल निकालूंगा उसमें से। या फिर हम जब डेप्रिसिएशन लगाते हैं मशीनरी पर, अगर मान लो 10% डेप्रिसिएशन है तो मेरी होगी 10,000 अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड। अगले साल फिर मेरी 10,000। अगर मैंने नेक्स्ट ईयर क्या कर दी, अपना मेथड चेंज कर दिया, मैंने इसको डिमिनिशिंग बैलेंस कर दिया, तो यहां पे मेरी मशीनरी की कॉस्ट कितनी आई, 80,000। तो अगर मैं 10% डिमिनिशिंग बैलेंस से जो डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, मेरा कितना होगा, 8,000। तो बिजनेस में एक कंसिस्टेंसी नहीं है कि 1 साल तो मैं लगा रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरे साल में मैं लगा रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड, तीसरे साल मैंने डिमिनिशिंग बैलेंस लगा दिया। नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो हमारा कंसेप्ट क्या होता है, हमने क्या करना है, एक कंसिस्टेंसी लानी है अपने बिजनेस में, उस कंसिस्टेंसी से हमने हटना नहीं है पीछे। तो आप लोग ये साथ के साथ नोट करते रहना, ठीक है। मेरे पास जो स्पेस कम है इसलिए मैं साथ के साथ रब करता रहता हूं, आप लोग इसको राइट डाउन कर लेना। चलो अब हम जो है अपना यहां से रीड आउट करते हैं। This concept states that accounting principle and method should remain consistent from one year to another। जो हमने methods use किया वो year to year consistent same होना चाहिए। They should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss and balance sheet of the different period and draw important conclusion about the working of the enterprise। अगर जो है बिजनेसमैन ईयर टू ईयर चेंज करता रहेगा अपनी पॉलिसी, 1 ईयर तो पॉलिसी उसने फर्स्ट ईयर कुछ और पॉलिसी रखी, सेकेंड ईयर कुछ और पॉलिसी रखी, फिर उसका कंपैरिजन कैसे होगा बिजनेस का आपस में? बिजनेस का जो इंटरनल कंपैरिजन ही नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए क्या है, मैनेजमेंट को भी जो डिसीजन लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी। मैनेजमेंट देखेगी हमारी प्रॉफिट में या फिर इंक्रीज क्यों आ रहा है, डिक्रीज क्यों आ रहा है, उसको पता ही नहीं चल पाएगा। इफ ए फर्म adopt different accounting principle in 2 accounting period, the profit of current period will not be compared with the profit of the preceding period। बिल्कुल हमारा जो करंट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पिछले ईयर के प्रॉफिट के साथ कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। जो हमारे रीजंस है वही नहीं हमें पता चल पाएंगे कि हमारा किस रीजन के साथ जो हमारा प्रॉफिट में इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारी क्या अजम्पशन होती है कि जो एक बिजनेस है हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इफ ए फर्म कैन चूज any one of the several method of depreciation, straight line method, written down method or any other method, but it is expected that the method one choose will be followed consistently year after year. Likewise, the method of stock valuation of making provision for likely bad debt should remain consistent with that of previous year. Otherwise, the decision taken on the basis of accounts will be misleading। बिल्कुल अगर मान लो
ये मेथड चेंज करता रहेगा तो हमारा जो डिसीजन होगा वो मिसलीड करेगा। वर्दी आगे वो क्या कह रहा है, ये नहीं कि हमने कंसिस्टेंस रखना है, आगे वो एक चीज और बता रहा है, वो देखते हैं। बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट टेकन टू मीन दैट इट डज नॉट अलाउ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसिस ऑफ द बिजनेस। मान लो हमारे बिजनेस के सर्कमस्टांसिस ही चेंज हो गए, अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमने बस कंसिस्टेंसी कंसेप्ट फॉलो कर रहे हैं तो वही करते रहना, नहीं, हमने टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना है। Otherwise, the accounting will be non-flexible and the improved technique of accounting will not be used. तो हमारी जो improved method होंगे वो use नहीं होंगे। As such, if the accountant feel that change in a particular method will lead to a better result, disclosure of profit and a financial statement, the change method may be adopted. अगर मान लो हमारे accountant को लगता है कि जो change method के होने से हमारा जो profitability है better हो सकती है, पहले method से अच्छी हो सकती है, तो वो क्या करेगा, चेंज कर देगा, उसमें तो कोई बात नहीं है। पर उस चेंज को क्या करेगा, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट में क्लियरली स्टेटेड करेगा, वो बताएगा कि मैंने ये मेथड क्यों चेंज किया, इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ताकि जो हमारे यूजर्स हैं उनको पता चल सके कि पिछले साल हमने क्या मेथड यूज किया था, इस साल हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। However, the nature and effect of change of method and justification for the change must be clearly by way of footnote to enable the user of the financial statement to be aware of the changes. अगर अकाउंटेंट कोई भी मेथड चेंज कर रहा है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फुटनोट पे उसको रीजन बताना पड़ेगा कि ये चेंज हमारा क्यों हुआ है, इस चेंज का इंपैक्ट क्या पड़ रहा है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ है, सारा कुछ जस्टिफिकेशन उसको देनी पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, पर मेन हमारा क्या फॉलो हुआ, एक कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। नेक्स्ट आ गया हमारा एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट फ्रेंड्स बेसिकली क्या चीज कहते हैं कि जिस अकाउंटिंग पीरियड में, यहां पे एक टर्म है अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड में हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं उस बेनिफिट को रिसीव करने के लिए हमें सारे के सारे एक्सपेंस उसी साल में ट्रीट करने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे मेरे मान लो रेंट है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये मेरे 12 मंथ का जो रेंट बना फ्रेंड्स 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग मेरा 12,000 बना। पर बिजनेस ने क्या किया, बिजनेसमैन के पास पैसे की थोड़ी बहुत शॉर्टेज थी, उसने पिछले साल इसमें से 6,000 ही पे किया, बाकी 6,000 अभी उसने पे करना है। तो हमारा एक्रूअल कंसेप्ट क्या कह रहा है, जिस साल का वो खर्चा था उसी साल में वो हमने शो करना है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर में हम पे कर दे वो कोई बात नहीं, पर हम उस साल के प्रॉफिट में से उसको रिड्यूस कर देंगे, तो ही हमारा जो उस साल का प्रॉफिट है वो हमारा करेक्ट आएगा सामने। जैसे मान लो अगर हमारा इस साल प्रॉफिट हुआ 10,000 नहीं 20,000 का, मेरा जो रेंट कितना बना 12,000, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना निकल के आया 8,000। पर अगर मान लो कोई कह रहा है कि मेरा 20,000 प्रॉफिट है, मैंने रेंट तो पे किया 6,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो जाएगा 14,000, तो ये चीज गलत हो जाएगी। यही कहता है कि एक्रूअल कंसेप्ट जिस साल का आपका वो खर्च है उसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आपने उसको शो करना है, चाहे आपने कैश पे किया है या नहीं किया वो बात अलग है, वो हम बाद में देखेंगे कि आपने पे किए कि नहीं, पर जिस साल आपका वो एक्सपेंस हुआ है उसी साल के आप उसको शो करो एज ए एक्सपेंस। और दूसरी तरफ क्या बोलता है, जिस साल आपकी कोई इनकम हुई है आप उसी साल के अकाउंटिंग पीरियड में आप उस इनकम को शो करो, चाहे आपको वो इनकम मिली है या फिर नहीं मिली कैश में, वो अलग बात है, पर आपको उसी ईयर के
प्रॉफिट एंड लॉस में आपको शो करनी पड़ेगी। In accounting, accrual basis is used for recording the transaction. It provides more appropriate information about the performance of the business enterprise as compared to cash basis. Accrual concept applies equally to the revenue and expenses. जो हमारा accrual concept होता है वो equally जो अप्लाई करता है किस पे, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस पे। अभी एक बार रब करने लगा सारा, आप राइट डाउन कर लो। इन एक्रूअल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, जो हमारा रेवेन्यू होता है फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड होता है। 2 मिनट रुको, पता नहीं ये रुक ही गया, नॉट रिस्पोंडिंग। 2 मिनट फ्रेंड्स, देखता हूं क्या यहां पे इसको बन गया, फिर कंटिन्यू करते हैं आप। चलो in accrual concept, revenue is recorded when sale are made or services are rendered and it is immaterial whether cash is received or not। वो क्या बोल रहा है कि रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड, रेवेन्यू कब हम रिकॉर्ड करेंगे, जब हमने हमारी सेल होगी या फिर हमने सर्विसेज रेंडर कर दी, उसी साल में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये बात नहीं हम ध्यान में रखेंगे कि हमें कैश रिसीव हुआ है कि नहीं रिसीव हुआ, ये अलग बात है। Similarly, according to this concept, expenses are recorded in the accounting period in which they assist in earning the revenue, whether the cash is paid for them or not। जो हमारे expenses जिस accounting period में वो हो रहे हैं, उसी accounting period में हम उसको record करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि हमने ये पे किए भी है नहीं पे किए, नहीं। जैसे में हमारे outstanding expense, वो वाली एग्जांपल यहाँ पे जो होती है आती है। नेक्स्ट, thus to ascertain true profit or loss account profit for a accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period, all expenses and income relating to the accounting period are recorded whether actual cash has been paid or received or not। Accrual concept is described as matching concept। जो एक्रूअल कंसेप्ट होता है वो हमारा मैचिंग कंसेप्ट भी होता है, इसको हम मैचिंग कंसेप्ट से डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट में फ्रेंड्स हमारे जिस साल खर्च हो रहा है हम उसी साल उसको शो करते हैं। ये आगे हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी जो हमारी एक अजम्पशन है, हमारा कंसेप्ट है। नेक्स्ट, द सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट they need not be specifically stated in the financial statement and the user of financial statement can take for granted that these assumptions have been followed while preparing financial statements। जो हमारे यूजर होते हैं उनको ये पता होता है कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये एक बिजनेस फॉलो कर रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने टाइम। ठीक है, इसके इन फंडामेंटल स्टेटमेंट के अलावा भी हमारे कुछ और जो है बेसिक कंसेप्ट है, वो कौन कौन से हैं। However, if any of the above fundamental accounting assumption is not followed, then this fact may be specified disclosed। अगर हम ये फॉलो नहीं कर रहे तो स्पेसिफिकली हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन फंडामेंटल जो कंसेप्ट है उसके अलावा भी हमारे जो कुछ और कंसेप्ट है, जैसे हमने 1 to 11 किए थे, वो सारे हमारे बेसिक्स थे। वो एक बिजनेस फॉलो करता ही करता है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट इसमें फोर्थ है वो कौन सा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट फ्रेंड्स क्या कहता है, जो हमारा बिजनेस है और एंटरप्रेन्योर है वो एक सेपरेट डिस्टिंग्विश एंट्री है। डिस्टिंग्विश जो है दोनों अलग अलग है। हमारा बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है, हमारा जो एंटरप्रेन्योर है वो बिजनेस से अलग है। वो कैसे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंग्विश फ्रॉम इट्स owner, creditor, manager and others। In other words, the owner of a business is always considered as distinguished and separate from the business he owns। जो हमारा बिजनेसमैन होता है हम उसको सेपरेट ट्रीट करते हैं बिजनेस से।
तभी तो जो वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है। जैसे मान लो बिजनेस ने मैन ने कोई फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की बिजनेस में, हम क्या करते हैं, हम लाइबिलिटी साइड जो है कैपिटल शो करते हैं बिजनेस कि बिजनेस ने ये कैपिटल एंटरप्रेन्योर को वापस करनी है, उसके लिए बिजनेस के लिए ये कैपिटल लाइबिलिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से हम जो प्रोप्राइटर की कैपिटल होती है उसको लाइबिलिटी साइड शो करते हैं। बिजनेस यूनिट शुड ऑलवेज हैज ए कंप्लीट सेपरेट सेट ऑफ बुक एंड वी हैव रिकॉर्डेड सेपरेट एंड वी हैव टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम फर्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू प्रोप्राइटर। हम जो भी एंट्री करते हैं बुक्स में फ्रेंड्स बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ना कि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बिजनेस का देखते हैं कि बिजनेस ने कोई भी सेल की, परचेज की, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर कोई प्रोप्राइटर की ट्रांजैक्शन होती है फ्रेंड्स, उसको हम किस अकाउंट में करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ये आगे आपको आएगा। तो उसको हम बिजनेस के साथ मिक्सअप नहीं करते। अगर प्रोप्राइटर की कोई ट्रांजैक्शन है उसको ड्रॉइंग्स अकाउंट में करते हैं, अगर बिजनेस की है तो उसको हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एंट्री करते हैं। The proprietor is treated as creditor of the business, is to extend the capital invested by him in the business. The capital is treated as a liability of the firm because it assumes that firm has borrowed fund from its own proprietor instead of borrowing it from the outside parties. बिजनेस हम क्या एज्यूम करते हैं कि हमने अपने प्रोप्राइटर से खुद ही जो है फंड्स बोरो किए, बजाय कि हमने किसी थर्ड पार्टी, आउटसाइडर पार्टी से बोरो किए। It is for this reason that we allow interest on capital and treat it as a expenses of the business. तभी जो होता है, जो बिजनेस होता है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करता है, अपना एक्सपेंस ट्रीट करता है, क्योंकि उसने ये प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट पे करना है उसकी कैपिटल पे। कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। अब इस लाइबिलिटी पे अगर मान लो हम कल को कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमारे लिए ये इंटरेस्ट क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हमारे लिए इंटरेस्ट हो गया एक्सपेंस। यानी कि बिजनेस के लिए तो हो गया एक्सपेंस, प्रोप्राइटर के लिए क्या होगी, उसकी इनकम। क्यों, क्योंकि उसको उसकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके ओपोजिट अगर मान लो प्रोप्राइटर ने कोई अपनी जो अमाउंट विड्रॉन की, प्रोप्राइटर ने यहां पे अमाउंट विड्रॉन की बिजनेस से, तो बिजनेस क्या करेगा, प्रोप्राइटर की विड्रॉन अमाउंट से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेगा। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होगा फ्रेंड्स, बिजनेस की इनकम। और प्रोप्राइटर के लिए क्या हो गया, ये एक्सपेंस। वो हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की वजह से होता है सारा। आगे हम करेंगे जब हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं ना, इसी के कंसेप्ट, इसी अजम्पशन के बेस पर ही सारी की सारी ट्रांजैक्शन हमारी बेस्ड होती है। कोई भी फ्रेंड्स ऐसे रूल्स या फिर हमारे जो कन्वेंशंस नहीं होती जो हम इंडिपेंडेंट, जो अगर हम कोई भी एंट्री पास आउट कर रहे हैं ना अकाउंट्स में, वो हमारी किसी ना किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जो भी हम एंट्री करेंगे। नेक्स्ट, interest on capital reduce the profit of the firm and at the same time it increase the capital of the proprietor. Similarly, the amount withdrawn by the proprietor from the business treated as drawing like goods used from the stock of the business for business purpose are treated as the expenditure and of the business, but similar goods used by the proprietor for his personal use are treated as his drawing. अगर बिजनेस खुद के लिए कोई गुड्स यूज करता है उसको हम एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए करेगा तो वो होगी उसकी ड्राइंग्स। बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंट्री, द प्रोप्राइटर्स हाउस, हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, हिज पर्सनल कार, पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर केप्ट सेपरेट फ्रॉम द अकाउंट ऑफ बिजनेस एंटिटी। बिल्कुल हम बिजनेस का अकाउंट अलग मेंटेन करते हैं, जो प्रोप्राइटर का अकाउंट है वो अलग मेंटेन करते हैं। Also, if the proprietor has some other business entity doing another business, the record of that business should also be kept separate. अगर प्रोप्राइटर का कोई थर्ड बिजनेस है, कोई अलग बिजनेस वो और चला रहा है, उसका हम रिकॉर्ड अलग मेंटेन करेंगे।
इन द एब्सेंस ऑफ कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंट्री नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी नो। अगर हमारी ये बिजनेस जो सेपरेट एंटिटी वाला कंसेप्ट नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हम जो है ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस हमें पता ही नहीं चलेगा बिजनेस का, वो तो फिर हमारा मिक्सअप ही होता रहेगा। दिस कंसेप्ट ऑफ सेपरेट एंटिटी इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और ए कंपनी। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट या फिर अजम्पशन आती है वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो हमारी है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट में क्या होता है कि कोई भी हम ट्रांजैक्शन को किसके अकॉर्डिंग मेजर कर पाते हैं? मनी की टर्म में। एक फ्रेंड्स सभी बिजनेसमैन ने क्या किया हुआ है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को मनी के फॉर्म में उसको मेजर करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी। देखते हैं चलो। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बिजनेस में वही ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करते हैं जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके। एन इवेंट दो इट मे बी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स अनलेस इट इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विद ए फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। अगर वो मनी की मेजरमेंट मनी की टर्म्स में हम मेजर नहीं कर पाए तो हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल भी उसने बताई हुई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, एक बार आप पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से हमारे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट होते हैं। ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ क्वाल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर। अकाउंटिंग ये नहीं किसी की लड़ाई थोड़ी ना रिकॉर्ड करता है। इट डज नॉट रिपोर्ट दैट अ स्ट्राइक इज बिगिनिंग एंड इट डज नॉट रिवील दैट कंपटीटर हैज प्लेस्ड अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। These facts or happening cannot express in terms of money। ये जो सारे फैक्ट्स हैं हम एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे किसमें? मनी से। अगर हम इसको एक्सप्रेस मनी की टर्म्स में नहीं कर पाएंगे तो हम इसको बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एंड दस वी कैन नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स, और हम इसको जो है बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉलोइंग आर नॉट रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ड्यू टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट, हमारी मैनेजमेंट बेस्ट है पर इसको मनी में हम मेजर नहीं कर पा रहे तो इसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इमेज ऑफ द एंटरप्राइज अमंग पीपल, ये भी नहीं हम मनी में कंपेयर कर पाते। लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, हमारी प्रॉफिट में जो लॉस हो रहा है लेबर स्ट्राइक में उसको भी नहीं हम मनी मेजरमेंट में मनी की फॉर्म में मेजर कर पाते। कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोर्सेज, ये भी हमारा जो है मनी में हम मेजर नहीं कर पाते। तो यहां पे और एक बताया हुआ, इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट मनी इज द ओनली मेजरमेंट व्हिच अनेबल्स वेरियस थिंग्स ऑफ डाइवर्स नेचर टू बी एडेड अप टुगेदर एंड डील विद। अगर हम मनी में किसी चीज को मेजर कर पा रहे हैं तो ही हम उसको ऐड ऑन करेंगे। अगर हम किसी चीज को मनी में मेजर नहीं कर पा रहे तो हम उसको ऐड नहीं कर पाते। जैसे यहां पर a business on a particular day has 50,000 in cash, 5,000 kilogram of raw material, 10,000 kilogram of finished goods, 5 machine, 100 chairs, 20 fan. All these cannot be expressed added up unless expressed in terms of money. जब हम इसको मनी में इसको चेंज कर दिया तो हम इसको एड ऑन कर लेंगे। As such, to make accounting record relevant, simple, understandable, and homogeneous, these are expressed in common unit ऑफ मेजरमेंट दैट इज मनी। इनको पहले हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक कॉमन यूनिट में, जिसको हम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है फ्रेंड्स? मनी। इसको पैसे की फॉर्म में हमें चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा है हाउ एवर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सफर फ्रॉम द फॉलोइंग लिमिटेशन। जो हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट यूज करते हैं उसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। वो क्या? जैसे ऊपर ये सारी चीजें आ गई, ये देखो ये सारी, इससे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हमारे बिजनेस पे पड़ता ही है। जैसे अगर हमारी बेस्ट क्वालिटी की मैनेजमेंट है, बेस्ट क्वालिटी की है या फिर क्वालिटी अच्छी है, उससे क्या होगा? बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। पर ये कहीं पर रिकॉर्ड ही नहीं होता, ये एक ड्रॉबैक है मनी मेजरमेंट का।
अगर हमारी गुडविल अच्छी है लोगों के बीच तो नेचुरली हमारे प्रॉफिट्स भी अच्छे होंगे, हमारी प्रोडक्ट की जो सेल्स भी अच्छी होगी। ये भी नहीं हम जो है रिकॉर्ड कर पाएंगे जो अपनी बुक्स में। अगर मान लो लेबर ने हमारी स्ट्राइक कर दी, लेबर ने स्ट्राइक कर दी, लेबर की स्ट्राइक के जाने पे क्या होगा, हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। हमें फैक्ट्री का रेंट तो पे करना ही पड़ेगा ना, फैक्ट्री का रेंट थोड़ी ना बंद हो जाएगा। तो इसको भी पर हम मनी में मेजर नहीं कर पाते तो क्या होगा, हमारा लॉस होता है। कैपेबिलिटी ऑफ ह्यूमन सोर्सेज, हमारे जो इंप्लॉइज है वो एफिशिएंट है, वो जो लॉस जो प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी बनाते हैं तो कंज्यूमर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगी, हमारी सेल्स इंक्रीज होगी। पर इसको हम जो है मनी में मेजर नहीं कर पाते तो इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते, ये हमारी सारी लिमिटेशन बन जाएंगी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी आर नॉट रिकॉर्डेड इवन दो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ऊपर जो हम चारों की चारों ट्रांजैक्शन की है, हमने रीड आउट की है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर उसको हम मनी में मेजर नहीं कर पाते, इसलिए हम रिकॉर्ड नहीं करते अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल द वैल्यू ऑफ मनी डज नॉट रिमेन द सेम over a period of time. On account of rise in price, the value of rupees today is much less than what it was say 10 year back. जो हमारे आज किसी रुपये की वैल्यू है वो काफी कम है बजाय कि 10 साल पहले। Therefore, in the balance sheet, we add different asset bought at different point of time. Says building purchase 2010 10 crore. Plant purchase 2020 for 5 crore. We are in fact adding heterogeneous value which cannot be clubbed together. As the change in the money value is not reflected in the books of account, the accounting data does not reflect the true and fair view of the enterprise. क्योंकि हमारी यही फ्रेंड्स बोल रहा है यहाँ पे, अगर एक चीज हम 10 साल पहले उतने की खरीद रहे हैं, उसकी तब वैल्यू बहुत ज्यादा थी उस पैसे की, आज उतने ही पैसे की वैल्यू क्या है, कम है। पर हम जो है इसका जो बुक्स में होता है मनी की वैल्यू को चेंज नहीं कर पाते, रिफ्लेक्ट नहीं होती बुक्स में। तो जो हमारा अकाउंटिंग डाटा है वो ट्रू पिक्चर नहीं रिप्रेजेंट करता आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट रह गए 6 to 11 या फिर हमारे जो अकाउंटिंग कन्वेंशंस हैं वो हम अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी एक बार आप 1 to 5 ही देखो, अच्छे से देख लो, कर लो आप एक बार, फिर से समझ लो। कोई डाउट है मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे फिर कमेंट सेक्शन में भी कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन बच्चों ने ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया, मेरी रिक्वेस्ट है आप जल्दी से फिल कर लो और मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, क्योंकि मेरा टारगेट है मैंने 50 स्टूडेंट्स को ही ऐड करना है अपने बैच में, और मेरा ये इन 50 पे पर्सनली वॉच आउट करूंगा मैं कि हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में 120 प्लस मार्क्स को हम टारगेट जो हमने सेट किया उसको अचीव कर सके। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब भी करना। यूट्यूब पे अगर आप सेल्फ स्टडी ग्रुप 1 2 3 लिखोगे, इस आइकन का जो हमारे जो आपके पास जो है चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। वैसे भी मैंने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक भी डाल दिया है, आप वहां से भी जो है सब्सक्राइब कर सकते हो। चलो बाकी का जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।